ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 ओपन कर लें क्योंकि इसका पेपर अब आपका चैप्टर 5 और 6 का। ये चैप्टर आप लोगों ने वैसे डिटेल में पढ़ लिया हुआ है क्लासेस में। इस दफ़ा मैं आपको बस इसकी रिवीजन जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि अगर कोई पॉइंट आपका मिस हो गया हुआ है या जो चीज़ आपको समझ नहीं आई हुई, आप जो है उनको यहाँ पे समझ लें और जो पूछने वाला काम है वो आप अपना पूछ लें। ठीक है, चैप्टर 5 और 6 है आपका इंक्लूड। जो 6 दिसंबर को आपका पेपर है, फुल लेंथ पेपर है वो आपका। ठीक है, तो इसी में से आपका पेपर बनेगा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली। जितने फंक्शंस या जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वही चीज़ें जो हैं सारी हम यहाँ पे भी यूज़ इनको करते हुए आपके पास इसका पेपर बना हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से आपने तैयारी करनी है। स्पेशली एमसीक्यूज़ की तैयारी आप लोगों की जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वो आपको पता है कि किस तरह से आएंगे और कहाँ से आते हैं एमसीक्यूज़, ये आपको पता चलता कोई नहीं है। लेकिन आपने अगर समझा हुआ है चैप्टर और पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को वो इजीली आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं है आपके पास। ठीक है, और बाकी पेपर जो है वो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही करना है। इसके अलावा जो भी आपको कन्फ्यूजन्स होंगी बिफोर पेपर आपने डिस्कस कर लेना है। नेक्स्ट डे जो है वो पेपर भी डिस्कस हम कर लेंगे। और चैप्टर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। बुक का पेज नंबर 61 ओपन कर लें आप लोग। चैप्टर 5 है आपके पास सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया था कि जो चैप्टर है ये हमारे पास दो पोर्शंस पे डिवाइड था। पहला था सब प्रोग्राम और दूसरा है फाइल हैंडलिंग। सब प्रोग्राम जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। फाइल हैंडलिंग का टॉपिक जो है वो पूरे का पूरा कट गया हुआ है स्मार्ट सिलेबस में, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ डिस्कस करेंगे सब प्रोग्राम्स को। अब सब प्रोग्राम्स क्या होते हैं हमारे पास कि एक सेपरेट लार्ज प्रोग्राम को जब हम एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, सब प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो सब प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स भी कहते हैं। ये यहाँ से मैंने आपको सेकंड लाइन से इसकी डेफिनेशन मार्क करवाई थी मॉड्यूल या सब प्रोग्राम की। अ सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल। ठीक है, तो ऐसे एक लार्ज प्रोग्राम जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं वो हमारे पास क्या बन जाता है, सब प्रोग्राम बन जाता है। ये चैप्टर 1 के स्टेप में भी हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स या लार्ज प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको डिवाइड एंड कंकर कर देते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उस हर पार्ट पे अलग से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं या प्रोसेसिंग करते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कैलकुलेटर की, कि कैलकुलेटर बनाने के लिए बेसिक 4 फंक्शंस हमने लाजमी लगाने होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का। और अगर आपके पास जो क्लाइंट है उसने आपको कहा है कि आपने जो ये बनाना है अपना कैलकुलेटर है, ये मुझे आज शाम तक बना के दें। सुबह उसने आपको ऑर्डर दिया है कैलकुलेटर बनाने का और शाम तक उसको चाहिए और वो आपको ये इस काम के लिए डबल पे भी कर रहा है। ठीक है, तो इस ऐसे काम के लिए क्या होता है कि बेटा आप लोगों को फिर वो काम करने के लिए क्या होता है कि आप हर पार्ट को हर पूरे एक सॉफ्टवेयर को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी एडिशन का अलग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का अलग अलग कर देते हैं और उनको आपस में मिलके बाद में कंबाइन कर देते हैं। तो ये छोटे पार्ट्स या ये स्मॉलर पार्ट्स क्या कहलाते हैं आपके पास, सब प्रोग्राम या मॉड्यूल कहलाते हैं। अगर मॉड्यूल के नाम से क्वेश्चन आए या सब प्रोग्राम के नाम से पूछा जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीजें ही होती हैं आपके पास। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आ जाएं फोर्थ लाइन में। इन बेसिक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम। बेसिक लैंग्वेज में हमारे पास 2 तरह के सब प्रोग्राम होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड और बिल्ट इन, यानी स्टैंडर्ड और बिल्ट इन सेम है, और दूसरा होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड। ठीक है, ये 2 तरह के सब प्रोग्राम्स जो है हमारे पास बेसिक लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। एक बिल्ट इन होते हैं और एक यूजर डिफाइन होते हैं। ठीक है, इसके बाद जी बेटा इसमें आपने यहाँ से आ रहा था कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि वो वैल्यू जो हम फंक्शन को पास करते हैं, कोई भी कांस्टेंट, वेरिएबल या एक्सप्रेशन डालते हुए, वो क्या कहलाता है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट कहलाता है। और ये हमेशा पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स के अंदर दी जाती है। जितने फंक्शंस हमने आगे पढ़े थे उसमें कोई ना कोई हम वैल्यू पास कर रहे थे। एक्स जो है वो हम उसके सिंटेक्स में यूज करते थे और एक्स जब हम उसकी एग्जाम्पल कर रहे थे तो हम एक्स की जगह कोई वो रखते थे, वैल्यू रख रहे थे। तो ये चीजें आ जाती हैं आपके पास कि पैरेंथेसिस में पास किया जाता है और उसी के ऊपर वो फंक्शन, जो फंक्शन होता है हमारा, उसी पैरामीटर के ऊपर या उसी आर्गुमेंट के ऊपर जो है हमारे पास फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहली टाइप आ गई है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस की। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं कि ऐसे फंक्शंस जो पहले से ही बिल्ट कर दिए जाते हैं, जो डेवलपर होता है लैंग्वेज का वो पहले से ही बना के इनको लैंग्वेज में ऐड कर देता है और जो यूजर होता है या प्रोग्रामर जो होता है उसको यूज करते हुए अपने काम को परफॉर्म करता है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस जो है उसकी डेफिनेशन देखें, दीज फंक्शंस परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन देयर ऑपरेंड एंड रिटर्न वैल्यूज।
Basically these are programs that have been written by the developers of the language and have been incorporated in it. यानी कौन लिखता है, डेवलपर लिखता है लैंग्वेज के, और इनकॉपरेटेड का मतलब मैंने आपको बताया था शामिल कर देना, ऐड कर देना, उस लैंग्वेज के अंदर ऐड कर देता है. These functions are known as built-in function, standard function, library function और intrinsic function. ये तीन नाम है built-in function के, स्टैंडर्ड, लाइब्रेरी और इंट्रिंसिक फंक्शन. अगर ये आपको किसी और नाम से भी आ जाता है तो आपने उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना. अगर ये लाइब्रेरी फंक्शन पूछ लेते हैं, इंट्रिंसिक पूछ लेते हैं या स्टैंडर्ड पूछ लेते हैं तो मतलब उन्होंने आपसे क्वेश्चन बिल्ट इन फंक्शंस के अकॉर्डिंगली ही किया हुआ है, तो आपने उसमें उसी के अकॉर्डिंगली आंसर करना है. इन बेसिक लाइब्रेरी फंक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. अब जो बेसिक के फंक्शन है लाइब्रेरी फंक्शन यानी बेसिक के बिल्ट इन फंक्शन जो है वो भी आगे कितनी कैटेगरी में डिवाइड हुए हुए हैं, टू कैटेगरी में. एक है आपके पास न्यूमेरिक फंक्शंस और एक है आपके पास स्ट्रिंग फंक्शंस. न्यूमेरिक फंक्शंस आपको ऐसे पता चल रहा है कि ऐसे फंक्शन जिन पे हम न्यूमेरिक वैल्यू अप्लाई करेंगे, और स्ट्रिंग फंक्शंस वो होंगे जिनमें हम स्ट्रिंग वैल्यूज को अप्लाई करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आ जाएं जी न्यूमेरिक फंक्शंस के ऊपर. दीज फंक्शंस आर कैपेबल ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक रिजल्ट. यानी ये फंक्शन वो फंक्शन है जो सिर्फ एप्लीकेबल होंगे न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर, और हमें रिटर्न भी रिजल्ट क्या करेंगे, कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही रिटर्न करेंगे. देयर आर टू मैनी फंक्शंस अवेलेबल बट हेयर आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विल बी डिस्कस. यानी वो कह रहे हैं कि बेसिक लैंग्वेज में बहुत सारे जो हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है सिर्फ कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं वो यानी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहला आपके पास फंक्शन आ रहा है एबीएस फंक्शन. एबीएस की फुल फॉर्म है आपके पास एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट फंक्शन का क्या काम होता है कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है एक्स पैरामीटर की विदाउट एनी साइन. यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है, विदाउट एनी साइन. अगर आपने कोई माइनस में वैल्यू एंटर की हुई है तो उसको किस में रिटर्न करेगा, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू में रिटर्न करेगा आपके पास. ठीक है, तो ये क्या होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन का काम है. आपको मैंने पहले कहा था ये फंक्शन जब शॉर्ट में आए तो इसका पर्पस, फॉर्मेट और एग्जाम्पल आपने लाजमी लिखनी है तो ही 2 नंबर आपको मिलेंगे. अगर आप ये नहीं लिखते तो आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे. ये 3 चीजें आपने लाजमी लिखनी, चाहे उसने आपसे पूछी हुई है या नहीं पूछी हुई. उसने खाली ये कहा हुआ है कि राइट द पर्पस ऑफ एबीएस फंक्शन, फिर भी आपने पर्पस के साथ फॉर्मेट भी लिखना है और एग्जाम्पल भी लाजमी लिखने. ठीक है, इस वजह से आप लोगों ने इसकी तीनों चीजें लाजमी अच्छी तरह से याद करनी है. जिसकी इंटरप्रिटेशन ऐड है वो अगर आप जो सी और ए सेक्शन के बच्चे हैं वो लिख दें, बाकी सेक्शन के बच्चे जिनको याद हो जाता है वो लिख लें, नहीं होता तो कम से कम पर्पस, फॉर्मेट और एग्जाम्पल लाजमी लिखें सब बच्चे. ठीक है, तो ABS, the purpose of ABS function is to return the absolute value of expression x, the value without any sign. यानी absolute value कौन सी होगी कि ऐसी value without any sign. ABS x, अब x में देखें एग्जाम्पल में हमने क्या दिया है कि ABS -15, तो उसने रिटर्न के हमें कर दिया है 15 और -12.45. इंटीजर वैल्यू हो या डेसिमल पॉइंट में वैल्यू, वो दोनों क्या करेगा कि माइनस का साइन खत्म कर देगा और हमें क्या कर देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर देगा. सेकंड जो फंक्शन है वो आपके पास आ रहा है इंट फंक्शन. इंट फंक्शन क्या करता है कि आपके पास जो भी इंटीजर वैल्यूज होती हैं उसमें से आपके पास जो है अगर तो वो पॉजिटिव वैल्यू है तो वो जो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन है उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा. और अगर वैल्यू आपके पास नेगेटिव है तो उसकी लोएस्ट इंटीजर आपको रिटर्न करेगा. ठीक है, ये मैंने आपको नंबर लाइन बना के क्लास में सारा कुछ डिटेल में सिखाया हुआ है और माइनस की एग्जांपल देके भी बताया हुआ है. जिस तरह से आपको एग्जांपल लिखवाई हुई है वैसे आप लोग कर लीजिएगा. ये j इज इक्वल टू इंट इस तरह आपको पूरा लिखना जरूरी नहीं है. return the lowest integer less than or equal to x. in case of whole number it return the same number. int x, x की जगह हम क्या देंगे, कोई भी अपना आर्ग्यूमेंट पास करेंगे. जिस तरह यहाँ पे इन्होंने एक पॉजिटिव नंबर पास किया हुआ है 3.999, तो ये पॉजिटिव नंबर था. तो जब आप प्रिंट करेंगे या इसको खाली आप इसी तरह रन कर लें तो आपके पास क्या रिटर्न होगा, सिर्फ 3 रिटर्न होगा और पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपके पास, निगलेक्ट हो जाएंगी यानी इग्नोर हो जाएंगी. ये राउंड ऑफ भी नहीं करेगा. लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास होता -11.45 तो ये आपको क्या रिटर्न करता है, माइनस की सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो आपको रिटर्न करता है यानी -13 आपको ये रिटर्न कर देता. नेक्स्ट जो फंक्शन है वो आपके पास है एसक्यूआर का. एसक्यूआर का फंक्शन क्या करता है कि आपको स्क्वायर रूट रिटर्न करता है किसी भी पॉजिटिव नंबर का. यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर का आपको स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न नहीं करेगा. नेगेटिव नंबर में आपको मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि अयोटा ऐड हो जाता है, ये चीजें. तो इतनी एडवांस लेवल पे ये लैंग्वेज नहीं क्रिएट हुई थी. ये सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर का जो है आपको स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा और एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए 0 के. ठीक है, उन्होंने नीचे बता दिया कि SQRX when x is equal to and greater than 0.
0 से ग्रेटर होना चाहिए आपकी x की वैल्यू, और नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इसकी भी एग्जांपल जो है वो मैंने आपको सिंपल करवा दी थी कि SQR 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास 5, और वो आपको रिटर्न कर देगा। यहाँ पे ये लूप लगाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो आपके पास आ रहा है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का क्या काम होता है कि जिस तरह आपने मैथ्स में पढ़े थे कुछ ये फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, तो इसका भी क्या काम होता है कि टिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए यूज होता है एंगल की इन रेडियन। आपने ये बात याद रखनी है कि जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड होगी वो रेडियंस में फाइंड होगी। रेडियन में फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल को, होता है साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय पाई। एक्स जो है यहाँ पे हमारा एंगल होगा। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है, 3.14 डिवाइडेड बाय 180। ये सेम फॉर्मूला रहेगा किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, चाहे वो एंगल की यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे दें और यहाँ पे आप इस फंक्शन को भी चेंज कर दें, कोस दे दें, टेंजेंट दे दें या कोसिकेंट, जो टेबल आपने आगे याद किया हुआ है, फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब वो आपसे एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकता है कि एंगल को रेडियन में चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, तो वो आगे आपके पास इस तरह उन्होंने 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि x मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 ये फॉर्मूला है किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज करने का। ठीक है, नीचे उन्होंने इसकी एग्जांपल दी है। पाई की वैल्यू उन्होंने आपको बता दी 3.142857। प्रिंट करवाया उन्होंने साइन। पाई की वैल्यू उन्होंने पहले दे दी थी, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। आप जो 30 है यहाँ पे आपको एग्जांपल में लाइन नंबर 20 में नजर आ रहा है, ये एंगल है। ये चाहे आप पहले लिख दें और पाई की वैल्यू बाद में लिख दें, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आपको पता है 2 4 8 भी होता है और 4 2 भी, क्या आंसर आएगा आपके पास 8 ही आएगा। इस वजह से इसको आप पहले लिख दें या बाद में लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि x पहले था तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पहले लिख दी है सिंटेक्स में, इस वजह से आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डिवाइडेड बाय 180, और मैंने आपको बता दिया था कि 30 के साथ अगर आप इसको करते हैं, इस वैल्यू को कैलकुलेट, तो ये वाला आंसर आपके पास नहीं आता। ये आप लोगों ने करके देखा था कि किसके साथ आता है, तो आप उस तरह से कर लें। अगर आप 30 लेते हैं तो कैलकुलेटर से उसको मल्टीप्लाई करें आप पाई की वैल्यू के साथ, डिवाइडेड बाय 180, जो आंसर आता है वो रन करके आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसी तरह हमारे पास और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जिस तरह कोसाइन है, सेकंड है, कोसिकेंट है, टेंजेंट है और कोटेजेंट है। ठीक है, हमने ये क्या करना है कि अगर बेसिक में इनमें से कोई और भी फंक्शन हमें फाइंड करने के लिए आ जाए, तो हमने साइन जहां पे लिख रहे थे वहां क्या लिख देंगे, कोस, सेकंड, कोसेकंड, टेंजेंट और कोट। इसमें से कोई भी फंक्शन लिख के हम अपना वो फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। और वैल्यू जो है इसकी हमेशा जो है वो रेडियन में चेंज होगी, और रेडियन में आपको पता है कि एंगल चेंज करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। नेक्स्ट जो फिक्स फंक्शन है ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। उसके बाद आ रहा है आपके पास टैब फंक्शन। टैब फंक्शन जिस तरह हमने कीबोर्ड में पढ़ी थी टैब की, कि वो एक से ज्यादा स्पेस देने के लिए हमारे पास क्या होती है, यूज होती है। इसी तरह जो है वो टैब फंक्शन का क्या काम है कि हमारी वैल्यूज में स्पेसिस को तादाद बढ़ाने के लिए यूज होता है। जब हमने एक से ज्यादा यानी 2 या 2 से ज्यादा स्पेसिस देनी होती हैं, तो तब हम क्या यूज करते हैं, टैब फंक्शन। और टैब के जो आर्ग्यूमेंट है उसमें हम जितनी स्पेसिस लिखेंगे यानी जितने नंबर लिखेंगे, वो जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, उतने स्पेसिस वो आगे चला जाएगा। दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि टैब फंक्शन जो है इसकी रेंज होती है आपके पास 1 to 255, यानी 1 से बिलो वैल्यू नहीं आप दे सकते और 255 से ज्यादा वैल्यू आप लोग नहीं दे सकते टैब के आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि 1 to 255 आपके पास क्या होती है, इसकी रेंज होती है। इसी रेंज के अंदर अंदर आपने जो है अपनी टैब फंक्शन को वैल्यू देके आगे पास करवाना होता है। स्पेस 0 जो है वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन होती है। स्क्रीन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि 0 यहाँ से स्टार्ट होगा तो लेफ्ट मोस्ट जो होगा वो स्पेस 0 होगा। अगर आप 0 लिख भी देंगे तो वो बिल्कुल भी स्पेस नहीं देगा। और राइट मोस्ट पोजीशन वो होगी स्क्रीन के विड्थ पे उसकी डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, नीचे उन्होंने एग्जाम्पल दी है, प्रिंट पाकिस्तान। अब पाकिस्तान एक स्ट्रिंग थी, इस वजह से इसको किसमें लिखा गया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। उसके बाद उन्होंने लिखा है टैब 2, यहाँ पे टैब का फंक्शन लगाया इज बाय। इज बाय फिर एक आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए इसको किसमें लिखा गया है, इन्वर्टेड कॉमास में। आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी स्ट्रिंग लिखनी है आपने तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखनी है, उसके बगैर आपकी स्ट्रिंग रन नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने दिया टैब 4, टैब फंक्शन दोबारा लगाया और कंट्री लिख दिया। और कंट्री भी आप देखें स्ट्रिंग वैल्यू थी तो उसको किसमें लिखा हुआ है, डबल कोटेशन मार्क में। तो जब आप इसको रन करेंगे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद कितनी स्पेसिस थी, 2 थी, तो उसने 2 जंप्स किए में, यानी ये उन्होंने आपको बता दिए कि किस तरह से उसने जंप किए। 2 स्पेसिस इतनी बनेंगी टैब फंक्शन के साथ। और उसके बाद इज माय, और इज माय के बाद उन्होंने क्या दिया हुआ, टैब 4, 4 यानी ये इतनी स्पेस जो है आपके पास टैब 4 की, ये स्पेस आपको शो करवा देगी। ठीक है,
इसके बाद जो सेवंथ है वो आपके पास है R&D फंक्शन, जिसका फुल फॉर्म होती है रैंडम, यानी आपको 0 और 1 के बिटवीन कोई सा भी रैंडम नंबर रिटर्न करता है आपके पास। इसकी एग्जांपल मैंने आपको लूडो की दी थी कि जिसमें आप लूडो खेलते हैं तो उसमें 1 से 6 तक नंबर फिक्स होते हैं। अब जो भी नंबर आप जब भी डाइस रोल करते हैं तो 1 से 6 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर आ जाता है। अब ये आपको पता नहीं होता कि कौन सा रैंडम नंबर आपके पास आएगा, लेकिन होता तो यही है ना कि 1 से 6 के दरमियान कोई भी आ सकता है, कभी 5, कभी 4, कभी 2, और इस तरह से आपके पास नंबर आते हैं। तो R&D फंक्शन का क्या काम होता है कि ये आपको 0 और 1 के दरमियान जो है वो वैल्यूज को रिटर्न करता है, कोई सा भी रैंडम नंबर आपको रिटर्न कर देगा। अब रैंडम नंबर से 0 और 1 के दरमियान आप को पता है कि पॉइंट्स वाले नंबर आते हैं, ठीक है। जितने पॉइंट्स वाले नंबर होंगे 0 और 1 के दरमियान वो कौन से कहलाएंगे हमारे पास, रैंडम नंबर कहलाएंगे, जिसमें 0.1, 0.2 इस तरह के सारे नंबर्स कौन से होंगे आपके पास, रैंडम नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। इसको लिखने का फॉर्मेट है R&D x, और आर्ग्यूमेंट पे आपने कोई वैल्यू पास करनी है। इसके बाद बेटा उन्होंने कहा है कि अगर आपका x जो है वो इक्वल टू 0 है देन द लास्ट नंबर इज रिपीटेड। अगर आप 1 लिखते हैं तो 1 में वो आपको कोई सा भी रैंडम नंबर जो है रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर आप लिखते हैं x की आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अगर आप 0 देते हैं तो वो आपको लास्ट रिपीटेड नंबर जो है, यानी जो लास्ट रैंडम नंबर उसने प्रिंट कराया होगा वही आपके स्क्रीन पे शो करा देगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने रैंडम नंबर जो है, जरूरी नहीं कि आप रैंडम नंबर जो है वो 0 और 1 की फॉर्म के बिटवीन ही निकाल सकते हैं। अगर आपने रैंडम नंबर फाइंड करने अपनी मर्जी के किसी रेंज में 0 थ्रू n, यानी आपने कोई अपनी रेंज देनी है, तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला लग रहा है इंट R&D मल्टीप्लाई बाय n+1, ठीक है। जब आपने अपनी मर्जी से एक रेंज डिफाइन करनी है कि आप 0 से लेके इस तक या इधर से लेके इधर तक आप जो है रैंडम नंबर निकालना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला को यूज करना है। नीचे इन्होंने एग्जांपल देखे, लूप लगाई हुई है फॉर i इज इक्वल टू 1 to 5। अब ये लूप ने कितना टाइम चलना है, 5 टाइम्स। 1 to 5 इसको डिफाइन करे कि 1 से लेके 5 टाइम, यानी इसने कितनी टाइम चलना है आपके पास, 5 टाइम्स चलना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है प्रिंट इंट और R&D मल्टीप्लाई बाय 101। अब यहाँ पे ये वो फॉर्मूला ऊपर वाला यूज हुआ हुआ और नेक्स्ट आई। अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, आपके पास है 1, और ये तब तक चलता रहेगा ये वाला फंक्शन जब तक आपके पास वैल्यू जो है वो क्या नहीं आ जाती, कोई भी 5 तक नहीं एक्सीड हो जाती, यानी 5 नंबर्स प्रिंट नहीं हो जाते। उसके बाद उन्होंने इसको क्या कर दिया है, एंड कर दिया। तो उसने 101 के बिटवीन कोई से भी 5 रैंडम नंबर आपके पास स्क्रीन पे शो करा दिए। इसी तरह आप कोई भी 5 रैंडम नंबर कोई भी रेंज लेके 50 लेके या 40 लिख के इसको यहाँ पे शो करवा सकते हैं। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिक फंक्शन है आपके पास डेट फंक्शन। डेट डॉलर का फंक्शन, इसको मैंने आपको बताया था कि डॉलर का साइन यहाँ पे, यानी ये डॉलर जो साइन है, हमने ये चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट था कि डॉलर साइन जो है वो हमारी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉलर साइन लगाते हैं, लेकिन ये डेट जो है एक न्यूमेरिक फंक्शन है, तो हम इसमें डॉलर का साइन क्यों यूज कर रहे थे, हम इसलिए यूज कर रहे थे कि जो हमने डेट की वैल्यू देनी होती थी वो जो है वो हमारी किस में आ जाती थी, स्ट्रिंग में आ जाती थी। जिस तरह हम यहाँ पे इसको लिखने के फॉर्मेट था, स्लैश लगाते थे या बैक स्लैश लगाते थे, इस वजह से इसके साथ क्या लगा हुआ है, डॉलर लगा हुआ। जबकि स्लैश या बैक स्लैश लग जाएगी तो वो एक आपके पास जो है फंक्शन न्यूमेरिक फंक्शन नहीं रहता। स्लैश और जो बैक स्लैश होती है न्यूमेरिक फंक्शंस में नहीं आती, स्ट्रिंग फंक्शंस में आती है। लेकिन नंबर जो है, हम डेट जो है वो नंबर्स में एंटर कर रहे होते हैं, इस वजह से इसको किस कैटेगरी में रखा गया हुआ था, न्यूमेरिक फंक्शन की कैटेगरी में रखा गया था। डेट का फंक्शन क्या करता है, सेट और रिट्राइव करवाता है हमारी करंट डेट को। सेट का मतलब होता है कि जब आपने नई डेट सेट करनी होती है, और रिट्राइव का मतलब होता है जब आपने पुरानी डेट को करेक्ट करना होता है, यानी आपकी डेट अगर खराब हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए आप रिट्राइव का फंक्शन लगाते हैं। ब्लैक बॉक्स देखें, यहाँ पे आपको प्रिंट डेट डॉलर, यहाँ पे उन्होंने आपको बता दिया। उसके बाद उन्होंने डेट लगाई हुई कि प्रिंट डेट, अगर आप खाली लिखते हैं तो जोन सी करंट डेट होगी उस दिन की, वो डेट आपको क्या हो जाएगी, स्क्रीन पे शो हो जाएगी। और अगर आपने खुद से डेट सेट करानी है तो आप लगाएंगे डेट डॉलर इज इक्वल टू, और वो करंट डेट लिख देंगे। यहाँ पे जो ये लिखी हुई 12/3/2005, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा एंड पे आएगा लाजमी, उन्होंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा बुक वालों से मिस हुआ हुआ है, तो आप लोग खुद से लगा लें, ठीक है। उसके बाद जब आप डेट सेट कर देंगे तो फिर जब भी आप प्रिंट डेट लिखेंगे तो आपको वही डेट शो होगी जो आपने प्रीवियसली सेट की होगी। अब डेट को सेट कराने के लिए जो है हमारे पास ये फॉर्मेट होता है, आपको ये पास ये फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है। पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा, और फिर क्या आएगा, ईयर आएगा, ठीक है। तो ये डेट आप लोगों ने इसी तरह से फॉलो करनी है।
ताकि आप लोगों को इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप डेट लिख सकते हैं। अदरवाइज इस फॉर्मेट के अलावा आप डेट इनिशियलाइज नहीं करा सकते अपने बेसिक प्रोग्राम में। ठीक है बेटा, यहीं तक था आज का लेक्चर। और ये चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं। पेपर की तैयारी आप लोगों ने अच्छे से करनी है ताकि आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, रिवीजन इसलिए कराई जा रही थी कि आपके वो कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं।